हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर 7 है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसको डिस्कस करेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी जो कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ज़्यादातर देशों में इसे फॉलो किया जाता है दुनिया के, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट हैं, वाई डेमोक्रेसी इज सो पॉपुलर और इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियां भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। और फिर इसके आगे जो चैप्टर 8 है वो उसके चैलेंजेस के बारे में ही प्योरली बात करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उनका असेसमेंट हम किसके बेसिस पे करेंगे। नंबर वन, इन स्पाइट ऑफ बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में हर देश में मिलती हैं, जैसे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी सिस्टम वहाँ पर होता है, अब चाहे वो मल्टी पार्टी सिस्टम हो, वन पार्टी सिस्टम हो या टू पार्टी सिस्टम हो। प्रोविज़न फॉर रेगुलर इलेक्शंस, इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, कहीं पर 4 ईयर्स में होते हैं, कहीं पर 5 ईयर्स में होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन है। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स मेंशन है ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज डेमोक्रेसीज आर क्वाइट डिफरेंट। तो ये चीज़ें तो ये कॉमन फीचर्स हैं, बट कुछ चीज़ें अलग भी हैं। वो कौन सी हैं? जैसे जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल सिचुएशन है, जो वहाँ की सोशल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, कल्चरल सिचुएशन है, वो अलग अलग होगी हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये चीज़ें हो सकता है एक जैसी हों। सेकंड, द अचीवमेंट ऑफ ऑल दिस डेमोक्रेसी वुड वेरी। मतलब अलग अलग है जो अचीवमेंट्स हैं। अब कहीं पर सोशियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होंगी, कहीं पर उतनी अच्छी नहीं होंगी, कहीं पर कल्चरल सिचुएशन अच्छी होंगी, कहीं पर नहीं होंगी। तो ये इनके जो अचीवमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के अलग अलग देशों में, वो भी अलग अलग ही हैं। आर फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी समटाइम मेक्स अस थिंक दैट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जैसे डेमोक्रेसी सब चीज़ों का ही इलाज कर देगी, एड्रेस ऑल आर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड कि किसी भी एक चीज़ को आप ये कहें कि बस ये तो सब चीज़ों की दवा है, और अनवारंटेड ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसीज में भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो एक अच्छी कंडीशन तो क्रिएट कर देगी अचीव करने के लिए। द सिटीजन हैव टू टेक, और सिटीजन्स को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इन कंडीशंस को किस तरीके से उनका फ़ायदा उठाकर वो अपने गोल को अचीव करते हैं। तो ये हमने देखा असेसमेंट ऑफ देयर आउटकम्स, ऑफ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या क्या उसके आउटकम्स हैं? जैसे अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब तीनों को हम देखते हैं। द मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है? प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल, जो कि अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। मतलब अगर कोई भी काम होता है उसकी जवाबदेह हो अपने सिटीजन्स को। एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए वो, किसके प्रति? अपने सिटीजन्स की ज़रूरतों के और उनकी एक्सपेक्टेशंस के, उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस के प्रति रेस्पॉन्सिव भी हो, उत्तरदायी भी हो वो। In terms of efficiency and effectiveness, it is often said that as democracy is based on the idea of deliberation, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें काफ़ी समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पूछा जाता है और सारी चीज़ों की वोटिंग कराई जाती है, तो इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, ऐसा तो बोला जाता है जहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस की। लेकिन ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये वर्थ करता है इसको। आगे ये बताते हैं कि भाई ऐसा अगर मान लो टाइम कम आपने लगाया और जल्दी से फैसला ले लिया, लेकिन लोग ही उसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे डिसीजन का क्या फायदा रहा जिसको लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो ड्यू टू द प्रोसीजर दैट इट फॉलो, इट्स डिसीजन आर वाइडली एक्सेप्टेबल, क्योंकि पूरे प्रोसीजर के साथ होते हैं इसलिए सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग वहाँ के सिटीजन जनता जो है, और इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है लेकिन फिर भी ठीक ही है, बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल एंड मोर इफेक्टिव। नॉर्म्स एंड प्रोसीजर बेस्ड
डिसीजन मेकिंग। अब कौन कौन से नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर हैं, और डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही होती है, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एज द डिसीजन मेकिंग सिस्टम इन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन वेल डिवाइस नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, एनी सिटीजन विलिंग टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन। अब ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी डिसीजन प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही लिया गया है, ठीक है, करेक्ट जर के थ्रू ही लिया गया है, ठीक है, सभी ये जान सकते हैं, और इसी को हम पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग, और ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, क्योंकि जहाँ पर भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। कि कोई हमने लॉ बनाया, हमारे यहाँ पर देखिए आरटीआई है इंडिया की, अगर हम बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो हम उन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। इसने ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ा दिया है इंडिया में, अगर बात करें हम तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। The democratic government is expected to develop mechanisms for its citizen to hold the government accountable, apart from the mechanism for citizen to participate in the decision making process। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करे जिसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकें, और बनाते भी हैं। अगर कुछ भी अच्छा होता है या खराब होता है तो गवर्नमेंट को ही उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और लोगों का भी पार्टिसिपेशन उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कराना ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसा भी मैकेनिज्म उन्हें बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेक्टेड आउटकम्स फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन शुड बी टेकन। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक एंड मेजर पॉलिसीज आर लेजिस्लेशन, एंड सिटीजन राइट्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट फंक्शंस। तो ये चीज़ें तीनों हमको देखने को मिलती है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द अबव काउंट्स गिव मिक्स्ड रिकॉर्ड हमें देती है। देयर इज नो डाउट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव प्रूव्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल इन एंश्योरिंग रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन, इन सेटिंग। कई चीज़ें तो हुई हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। हायर मोस्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, लेकिन एक चीज़ जो उनमें कम है वो है कि इलेक्शन दैट प्रोवाइड फेयर चांस टू एवरीवन। कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इलेक्शंस जो हैं सभी के लिए एकदम फेयर चांस ही प्रोवाइड करा रहे हों। और एक और चीज़ में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, वो है कि एवरी डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक डिबेट। कि हर डिसीजन जो है वो पब्लिक डिबेट और उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही लिया गया हो। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर पब्लिक डिबेट की कमी देखने को मिलती है डेमोक्रेसीज में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो डू नॉट हैव गुड रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयर करना विद सिटीजन्स के साथ, जो आरटीआई हम देख रहे हैं। हालांकि इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी जो है इम्प्रूव हो सकता है। बट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर, लेकिन जब हम देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को तो फिर तो बहुत अच्छा लगता ही है, चाहे कम ही करता हो, लेकिन एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसीज में बहुत अच्छा है, चाहे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो अपने सिटीजन्स के साथ, ट्रांसपेरेंसी हो, या बाकी की चीज़ें हो। इन टर्म्स ऑफ मीटिंग पीपल्स डिमांड, अब लोगों की जो डिमांड है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो, और करप्शन फ्री गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी डू नॉट हैव इम्प्रेसिव रिकॉर्ड, तो इसमें इनका कोई अच्छा, डेमोक्रेसीज का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पर करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात आती है। Often frustrate the need of people, are quite often blamed for ignoring the demand of majority of its citizens, and democracy are also not free from corruption। तो ये करप्शन से भी फ्री नहीं है। There are several instances of corruption in democratic countries, में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, घटनाएं देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे स्कैम्स आपने देखे ही होंगे, बट द सेम टाइम देर इज़ नथिंग बिफोर टू शो दैट। लेकिन ये भी है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं, या जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी कोई ऐसा अच्छा थोड़ी है कि वहाँ पे भी करप्शन फ्री गवर्नमेंट है या वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, एक बहुत अच्छा आउटकम है डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अनडाउटेडली द मोस्ट प्रीफर्ड, ये सबसे बढ़िया है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर देखा जाए। जहाँ तक लेजिटिमेसी का मतलब है, लोगों की अपनी सरकार, लोगों ने जिसे चुना है वो लोग उन पर रूल कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लो, ये काफ़ी स्लो है, लेस इफिशियंट भी हो सकती है, सम टाइम नॉन रेस्पॉन्सिव भी होती है, बट
इट इज ऑलवेज कंसीडर टू बी पीपल्स ओन गवर्नमेंट, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, यही है लेजिटिमेसी, कि चाहे वो स्लो है, उसमें टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में, लेस इफिशिएंट भी है, कभी कभी नॉन रेस्पॉन्सिव है, करप्शन भी है, बट ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, उन्होंने वोट दिया है, उन लोगों को चुना है, एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली देयर इज ऑलवेज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट, और इसी एक रीजन की वजह से डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। द सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी कम फ्रॉम बोथ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स में से आती है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी जो डेमोक्रेसी हैं उन्हें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी वो अनसक्सेसफुल रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है, ये कहते हैं कि 1950 से लेकर और 2000 तक हमने जो एक पीरियड देखा है, उसमें अगर हम कंपेयर करें डिक्टेटरशिप्स को और उनकी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी दोनों को, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को या डेवलपमेंट को, तो इसमें जो डिक्टेटरशिप हैं वो थोड़ी आगे हैं, उनकी एज है, मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसीज, और डेवलपमेंट भी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बट दिस अलोन शुड नॉट बी रीज़न। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसीज में कम इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, डिक्टेटरशिप में थोड़ा ज़्यादा है, तो आप रिजेक्ट कर दें डेमोक्रेसी को। इट शुड ऑल्सो भी, ये भी हमें दिमाग में अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है, देयर आर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेराइटी ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे पॉपुलेशन ऑफ का साइज जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो वहाँ पर कैसा है, कंट्रीज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या हैं पहले, तो ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है अपना एक रोल प्ले करती हैं। Moreover, the difference in the rate of economic growth of democracy and dictatorship are quite negligible, और ये ऐसा भी नहीं है कि डिक्टेटरशिप में बहुत ही ज़्यादा हो गया हो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेसी में बिल्कुल ना हुआ हो, ये थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अगेन उसी का ही थोड़ा सा आगे इन्होंने ओपन कर दिया है उसी टॉपिक को, यहाँ पर भी डेमोक्रेसीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी बीइंग अ पीपल्स गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, तो उनसे ये तो एक्सपेक्ट है ही कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं लोगों में, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो आर्थिक भेदभाव है या आर्थिक अंतर है उनमें, ठीक है। अमीर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और अमीर ही होते जा रहे हैं, गरीब बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास और संसाधन है ही नहीं और वो दिनों दिन और गरीब हो रहे हैं। तो ये तो उम्मीद करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी के वो रिड्यूस करेगी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर शुड आल्सो बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक ऐसे तरीके से होगा जिससे सभी सिटीजन्स अच्छे से अपनी लाइफ बिता सके। लेकिन इन दोनों ही फैक्टर्स पर काफ़ी अनसक्सेसफुल साबित होती है जो डेमोक्रेसी है। इट इज़ ट्रू दैट इन डेमोक्रेसी अ स्मॉल प्रोपोर्शन, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं और बहुत सारी वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इनकम है। सपोज दैट कि मान लीजिए ये अगर है, तो यहाँ पर 5% लोग तो ऐसे हैं जो अल्ट्रा रिच हैं और जिनके पास ऑलमोस्ट 50% वेल्थ है देश की, ठीक है। और बचे हुए तो 5% के पास 50% हो गई और बची हुई 50% वेल्थ 95 के पास है। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उन्होंने कार्टून के साथ एक वो भी दिया हुआ है कि वो डिनर कर रही हैं वहाँ पर, और एक तरफ तो बहुत बड़ा 2% है और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष रखा हुआ है। तो कुछ लोग हैं, एक स्मॉल प्रोपोर्शन 5% 10% जो हाईली रिच है एक पॉपुलेशन, तो और बची हुई जो 90% है 80% है वो बिल्कुल गरीब ही है। तो यही होती है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है डेमोक्रेसीज में, खासतौर से आप बांग्लादेश को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, तो ये चीज़ें इन्होंने आगे इसमें बताई हैं यहाँ पर कि बांग्लादेश सिचुएशन बहुत ख़राब है और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर पॉवर्टी में है, इंडिया में भी सेम ही चीज़ें हैं। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो नॉट शोन, इन्होंने इस चीज़ में थोड़ी सी अपना इंटरेस्ट, अपनी कीननेस नहीं दिखाई है पोवर्टी की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये भी इससे ही जुड़ी हुई है, या अनएम्प्लॉयमेंट है ये सब, तो इसमें इन्हें और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है एक ऐसा समाज जिसमें अलग अलग धर्म, भाषा बोलने वाले लोग, मानने वाले लोग रह रही हों, तो उसको हम सोशल डाइवर्सिटी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज कंसिडर टू बी द, तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी
अच्छी नज़र आती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रियों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो। मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सोशल डेमोक्रेटिक या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको लीड करती है। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट पिछले चैप्टर्स में हमने देखे ही हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी और उन सब में, कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जो डेमोक्रेसी होती है उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। इथनिक ग्रुप्स बेल्जियम में हमने देखा, ये श्रीलंका में भी हमने मेजोरिटी का बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा था, बट इट सर्टेनली हैज़ द कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेशन ऑफ। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम गारंटी देती है कि कुछ होगा ही नहीं, नॉन अकरेंस कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों में या भाषा बोलने वाले या डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स में, गारंटी तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अकोमोडेट करने की सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को और उनकी डाइवर्सिटीज़ को। द एक्सपीरियंस ऑफ इथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में जो रिमाइंडर्स दैट देयर आर टू एजेंशियल, दो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना है अगर ढंग से डेमोक्रेसी को हम चाहते हैं कि वो अकोमोडेट करे सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को। पहला, डेमोक्रेसी जो है सिंपली रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर मेजोरिटी टू वर्क हारमोनियसली। मेजोरिटी को भी वहाँ पर भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा माइनॉरिटी के साथ, एंड मोर एवर मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस एक जैसे नहीं होते हैं, हमेशा परमानेंट नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। दूसरा, रूल ऑफ मेजोरिटी शुड नॉट बी कन्वर्टेड इन रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक धर्म की मेजोरिटी का ही वहां पर राज हो जाए, रिलीजन का या रेस का। डेमोक्रेसी रिमेन ए डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग मेजोरिटी एट द सेम पॉइंट। डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी रह सकती है जब सभी सिटीजन्स को बराबर के हक मिल रहे हैं, ठीक है, और मेजोरिटी में आने का मौका मिल रहा है। अब इंडिया, डाइवर्सिटी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो इंडिया के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई जो इंडिया है उसका ग्रेटेस्ट एसेट्स में से देखा जाए तो वो डाइवर्सिटी है, लेकिन इस पर अभी इतना, ये एक अंडर अप्रिशिएटेड है, और मतलब ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है हमारी सोसाइटी में। आप देखेंगे इतने सारे भाषा धर्म को मानने वाले लोग हैं, और फिर भी बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, और इंडिया की डेमोक्रेसी ने उन्हें अच्छे से ही एकोमोडेट किया हुआ है इन सारी चीज़ों को। देन इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी, फ्रीडम, तो डिग्निटी और फ्रीडम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष होते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोगों की डिग्निटी को प्रमोट करना, उनकी फ्रीडम को। द रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम जो है ये तो बेसिस ही हैं डेमोक्रेसी के। दिस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। और ये डेमोक्रेसी में ज़्यादा देखने को मिलता है, वरना आप डिक्टेटरशिप में जाएंगे या कहीं भी आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ पर कोई डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जाता किसी भी सिटीजन्स की, या उन्हें फ्रीडम्स को तो भूल ही जाइए, उन्हें जो अपना अच्छा लगता है उतनी फ्रीडम आपको देंगे, और बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी वहाँ पर। For those society which had a history of subordination and subjugation, it is very difficult to accept that all individuals are equal. तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं और के सभी लोग इक्वल हैं और सभी को इक्वल राइट्स हैं, लेकिन डेमोक्रेसी फिर भी इन चीज़ को अकोमोडेट करती है। हाउएवर इट इज़ मच ईजियर फॉर वोमेन इन डेमोक्रेसी कंट्री टू वेज अ स्ट्रगल। जैसे कहीं डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर चाहे वोमेन्स हैं या जो भी अंडर प्रिविलेज ग्रुप हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं डिग्निटी के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। लेकिन जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पर वोमेन या अंडर प्रिविलेज या जो लोअर ग्रुप्स हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वो स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। और इंडिया का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हैज सर्टेनली स्टैंड द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वालिटी। तो हमारे यहाँ पर भी जो डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज कास्ट थी, लोअर कास्ट जिन्हें कहा जाता था, उन्हें बहुत बराबरी का मौका दिया गया, उनके सारे हितों की रक्षा की गई है, ठीक है, हमारे संविधान के आधार पर या और बहुत सारी चीज़ों के आधार पर। अब क्या क्या एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कंसिडर टू बी क्रूशियल पॉइंट फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव, हालांकि डेमोक्रेसी में इन्होंने एक बात बताई है कि इसके साथ क्या होता है, एक टेस्ट हुआ फिर दूसरा टेस्ट होगा। दैट मीन एक चीज में आप पास होते हैं, डेमोक्रेसी एक चीज में खरा उतरती है तो दूसरा टेस्ट उसके लिए सामने खड़ा होता है। जो लोग हैं डेमोक्रेसी से
वो और बेटर चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो लोग हैं डेमोक्रेसी में वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि वो और सुविधाएं चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं। व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट देयर रिएक्शन टू द वर्किंग डेमोक्रेसी, तो उनकी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और कंप्लेंट्स भी हैं। और ये अपने आप में एक अच्छी बात है, बिकॉज उनका जो ओपिनियन है वो एक टेस्टिमनी है कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल है। अगर वो इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, उनमें ये माइंडसेट आ गया है, बिकॉज इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस। उन्हें अब अवेयरनेस डेवलप्ड हो गई, डेमोक्रेसी की वजह से ही तो हो गई। एंड ये एबिलिटी उनमें आ गई इवेल्युएट करने की परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टू टुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स। तो ये सब हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं। फिर नीचे ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको एक्नॉलेज एज बीइंग इन अ कंट्रोल, लोग अपनी 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 गवर्नमेंट मानते हैं, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन, और ये तो एक आसान से ही टर्म है, आपको आते ही होंगे ये सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर हमने डिस्कस किया, चैप्टर 7 जो पॉलिटिकल साइंस में था। थैंक यू सो मच।